हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल में आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। यह भूगोल का अंतिम चैप्टर है, अर्थात हमारा भूगोल भी इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में जानेंगे। हम परिवहन के साधनों के विषय में जानेंगे और साथ ही ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा के प्रकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत। तो जैसा कि चैप्टर का टॉपिक ही है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, तो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। सुबह उठते ही हम क्या करने लगते हैं कि विभिन्न सामग्री यानी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग आरंभ कर देते हैं। आँख खुलते ही जब हम बिस्तर से उठते हैं तभी से यह क्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, तो हम यह करने लगते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, तो कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से ला करके पूरी कराई जाती हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुंचती हैं बच्चों। हम किसी भी चीज़ की मांग करें तो हमारे पास क्या वो चीज़ चल के आ जाती है? नहीं आती है ना। तो वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से यानी मांगने वाले के स्थान पर अपने आप नहीं पहुंच पाती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी फैक्ट्री से किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है, तो क्या वह अपने आप बाज़ार में आ जाता है? नहीं आता है ना बच्चों। उसके लिए क्या होना चाहिए? परिवहन के साधन होने चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के गाड़ियों में भर करके माल को कहाँ पहुँचाया जाता है? बाज़ार में पहुँचाया जाता है, और हम आप बाज़ार से जा कर के वो सामान लाते हैं। यानी वस्तुओं और सेवा क्षेत्र में क्या आता है बच्चों? जैसे हम लोग बसों से यात्रा करते हैं, ये सेवा क्षेत्र हो गया। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है, ये सेवा क्षेत्र में आता है। तो वस्तुओं और सेवाओं दोनों की आपूर्ति क्या होती है? स्वतः नहीं हो जाती है कि हम घर बैठे पूरा हॉस्पिटल अपने घर मंगा लें। नहीं ना हो सकता है, असंभव है ना। तो हम क्या करते हैं? हम बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं। इसी तरह से जब फैक्ट्री कोई माल उत्पादित करती है तो उसको बाज़ार में बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों का सहारा लेती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, और कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। यानी कुछ लोग परिवहन के साधनों को उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तो व्यापारी वर्ग क्या करता है बच्चों? आप सभी जानते हैं कि यह कंपनी से किसी भी फैक्ट्री से उत्पादित माल को मंगा करके उन्हें परिवहन के साधनों द्वारा ला करके बाज़ार में बेचता है। तो ऐसे माल को बाज़ार में लाने वाले बेचने वाले को हम क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। और एक देश के विकास की गति वस्तुओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। अगर
किसी भी देश में उत्पादन, जैसे कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, उत्पादन क्या हुआ था, बहुत अधिक हो गया था और उसके उपभोक्ता बहुत कम थे। इसीलिए अंग्रेज़ों द्वारा नए मार्ग की खोज शुरू की गई थी यूरोपियों द्वारा, और परिणाम क्या हुआ कि विभिन्न देशों की खोज हुई, बाजार के लिए खोज की गई थी, किंतु बाद में यूरोप के विभिन्न देशों ने इन देशों को अपना उपनिवेश बनाया था और इसी क्रम में भारत भी ब्रिटिश उपनिवेश बना था बच्चों। तो परिवहन के साधनों की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है और वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। हमारी जो पृथ्वी है इसके 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वस्तुओं और सेवाओं को लाने और ले जाने का काम किया जाता है। इन्हीं के आधार पर परिवहन को 3 भागों में बांटा जाता है। परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा जाता है और ये कौन कौन से भाग हैं आप इस चार्ट में देख सकते हैं बच्चों। परिवहन के साधन, पहला क्या है, स्थल परिवहन जो धरातल पर बनता है, फिर जल परिवहन जो पृथ्वी पर जल उपलब्ध है, नदियों, सागरों, महासागरों के रूप में उसमें जल परिवहन होता है, फिर वायु परिवहन। तो ये स्थल परिवहन 2 प्रकार का होता है, सड़क परिवहन और रेल पाइपलाइन परिवहन। और जल परिवहन भी 2 प्रकार का होता है, आंतरिक परिवहन और समुद्री यानी बाह्य परिवहन। आंतरिक यानी देश के अंदर एक नदी से दूसरे नदी के द्वारा जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती हैं, नदियों द्वारा उसे आंतरिक परिवहन के अंदर रखा जाता है। और समुद्री परिवहन एक देश से दूसरे देश को माल लाया और ले जाया जाता है, तो इसे बाह्य परिवहन के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि स्थल परिवहन भी 2 प्रकार का होता है और जल परिवहन भी 2 प्रकार का होता है। अब है तीसरा वायु परिवहन। वायु परिवहन में क्या होता है, यह भी 2 प्रकार का होता है, घरेलू वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। यानी अपने देश में जो विमान सेवा प्रदान की जाती है उसे घरेलू वायु परिवहन के नाम से जाना जाता है। यानी भारत अपना देश है, तो जो भारतीय हवाई जहाज़ उड़ते हैं उसे घरेलू वायु परिवहन, और जो अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ें उड़ती हैं, सेवाएं प्रदान करती हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के अंतर्गत रखा जाता है। और घरेलू वायु परिवहन भी 2 प्रकार का है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण है यानी सरकारी, और दूसरा निजी परिवहन यानी व्यक्तिगत प्राइवेट जो हवाई सेवाएं उपलब्ध होते हैं उन्हें निजी कहा जाता है। व्यक्तिगत जिनका होता है अपना जहाज़ होता है, एरोप्लेन्स होते हैं, और अधिकांश जो है वो सरकारी हैं, इसे सार्वजनिक प्राधिकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है परिवहन के साधन 3 मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन 2 प्रकार का होता है, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। और जल परिवहन भी 2 प्रकार का होता है, आंतरिक मार्ग और बाह्य या समुद्री मार्ग। और वायु परिवहन भी मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, घरेलू वायु परिवहन या राष्ट्रीय वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। घरेलू वायु परिवहन 2 प्रकार का होता है, सार्वजनिक यानी सरकारी और निजी यानी प्राइवेट। 2 प्रकार के वायु परिवहन भी भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के कारण यहाँ अनेक प्रकार के परिवहन संसाधन हैं। भू आकृति कैसी है भारत की, भारत विविध भारत जो है वह हर क्षेत्र में
विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ केवल विभिन्न प्रकार के धर्मों, जातियों एवं संप्रदाय के लोग ही नहीं रहते हैं बच्चों, यहाँ के भूगोल में भी भिन्नता पाई जाती है, यहाँ के संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है, हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि मानसून में भी भिन्नता पाई जाती है। तो भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है और हमारे धरातल पर जो भिन्नता पाई जाती है वह यह है कि हमारी जो है धरातल, कहीं पर गगनचुम्बी पर्वत है तो कहीं पर पठार है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर महासागर है और कहीं पर समतल मैदान है। तो इन धरातली बनावटों के कारण ही परिवहन के साधनों को भी विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैदानी भागों में सड़कें बिछाना बहुत आसान है, सड़कें बनाना कम लागत पर सड़कें तैयार हो जाएंगी। और अगर यही कार्य पठारी भागों में करना हो तो क्या होगा, अधिक लागत आती है और सीधी सड़क भी नहीं बन पाती है और पहाड़ी क्षेत्रों पर तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। और रेल लाइन जो है, इसके लिए भी क्या चाहिए, समतल मैदान अधिक उपयोगी होता है, किंतु सभी क्षेत्रों में अक्सर रेल लाइनें बिछाई गई हैं केवल समुद्री क्षेत्रों को छोड़ करके। जैसे द्वीप समूह जो है वहाँ पर न तो रेल लाइन जा सकती है न सड़क मार्ग से जाया जा सकता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, नदियों द्वारा जल परिवहन का साधन है या समुद्रों द्वारा जल परिवहन का साधन है। सड़क मार्ग या रेल मार्ग की सुविधा नहीं है। जैसे भारत में लक्षद्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर सड़क मार्ग के द्वारा नहीं जाया जा सकता है, तो वहाँ पर समुद्री मार्ग या आंतरिक मार्ग का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इन स्थानों पर वायु मार्ग का भी प्रयोग किया जाता है और विदेशों से संपर्क स्थापित करने के लिए वायु मार्ग का प्रयोग किया जाता है। कम समय में अतिशीघ्र पहुंचने के लिए और अतिशीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए सबसे उत्तम जो परिवहन साधन है वह है वायु मार्ग। तो इस वजह से, विभिन्न कारणों की वजह से और धरातल की बनावट के कारण भारत में परिवहन के विभिन्न प्रकार के साधन हैं। भारत में ही नहीं बच्चों, विश्व के लगभग सभी देशों में परिवहन के ये तीनों साधन पाए जाते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों के इलाज के लिए डॉक्टर वायुयान के द्वारा आते हैं, यानी हेलीकॉप्टर के द्वारा डॉक्टर आता है भेड़ के इलाज के लिए। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इतना अमीर देश है कि वह धरातल पर नहीं चलते, वहाँ के लोग हवाई मार्ग से ही सफ़र करते हैं? ऐसा नहीं है बच्चों, वहाँ की धरातल की बनावट ऐसी है कि लोगों की मजबूरी है वायु मार्ग का प्रयोग करना। तो ये धरातल की बनावट ही परिवहन के साधन को तय करती है। अब सबसे पहले परिवहन के साधनों में पहला स्थान आता है सड़क परिवहन का। तो स्थल परिवहन में सड़क परिवहन पहले स्थान पर है। भारत में विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल सड़कों का जाल है। यह सड़क जाल लगभग 54,07,000 किलोमीटर है और सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। निर्माण तथा व्यवस्था में
सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती मांग के क्या कारण हैं? क्योंकि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत कम होती है, इसलिए सड़क परिवहन की मांग अधिक है। और दूसरा, उबड़ खाबड़ व विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं, इसलिए सड़क परिवहन की मांग अधिक है रेलवे की अपेक्षा। तीसरा है, अधिक ढाल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने देखा है, देखते हैं। अगला है, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क कम खर्चीला है। अब जैसे 2-4 लोग बैठ कर के ऑटो में सवारी करते हैं, या एक बाइक पर 1-2 लोग बैठ कर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस परिवहन के द्वारा जाते हैं बच्चों? सड़क परिवहन के द्वारा। या बिना किसी खर्चे के हम साइकिल से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं आसानी से। तो क्या रेल यानी गाड़ियों द्वारा एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है? असंभव है ना। तो इसलिए सड़कों की मांग जो है रेलवे की अपेक्षा अधिक है, जबकि दोनों ही स्थल परिवहन के प्रमुख साधन हैं। और किस लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षाकृत अधिक मांग की जाती है? कि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। आप अपने घर से निकलिए, अगर आपका रोड पे घर है तो तुरंत साधन मिल जाएगा, और सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। और इसके साथ ही सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे हम रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए क्या करते हैं? अपने घर से निकलते हैं तो रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए किस मार्ग का प्रयोग करते हैं बच्चों? चाहे हम पैदल जाएं, चाहे साइकिल से जाएं, चाहे बाइक से जाएं, चाहे किसी भी 4 व्हीलर से जाएं, 3 व्हीलर से जाएं, किससे जाते हैं? सड़क के द्वारा ही रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। इसी तरह से हवाई जहाज़ से यात्रा करने के लिए भी हम एयरपोर्ट तक सड़क मार्ग का ही सहारा लेते हैं। और समुद्री पत्तनों तक जाने के लिए यानी बंदरगाह तक जाने के लिए, चाहे वो सामान को ले जाएं, चाहे हम स्वयं जाएं, आने जाने के लिए क्या करते हैं? हम सड़क मार्ग का ही सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा सड़क मार्ग का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सड़कों का वर्गीकरण जो है वह क्षमता के आधार पर किया गया है। तो पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। क्या है बच्चों? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई तथा दिल्ली को जोड़ने वाली, ये क्या है? 4 महानगर हैं। तो भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली राजमार्गों की योजना प्रारंभ की थी। यानी इन 4 महानगरों को जो सड़क जोड़ती है वह क्या होती है? 6 लेन है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य परिवहन दूरी को कम करना है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाला मार्ग है और ये प्राथमिक सड़क तंत्र है
जिसका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक सेवा निर्माण विभाग यानी CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है बच्चों? यह राष्ट्रीय राजमार्ग है जो देश को विभिन्न भागों से जोड़ता है, देश के विभिन्न भागों को जोड़ता है। और इसके रखरखाव का कार्य कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। और ये 6 लेन वाली जो है स्वर्णिम चतुर्भुज रोड जो है वो 6 लेन वाली है। और इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम में पड़ता है, आसाम में, तथा पोरबंदर गुजरात यानी पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है। तो ये 2 गलियारा है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या है बच्चों? राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं एक शहर से दूसरे शहर को, और यह देश का प्राथमिक सड़क तंत्र है। इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भी किसकी है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की होती है। और दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जानी जाती है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम प्रकाश डाल दे रहे हैं बच्चों कि कौन सा सड़क किस नाम से जाना जाता है और यह क्यों प्रसिद्ध है। तो पहला जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? शेरशाह द्वारा बनवाया गया, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड जिसे हम लोग कहते हैं, यह क्या है? पेशावर से कोलकाता तक जाती है यह रोड। भारत में NH1 एवं NH2 का सम्मिलित रूप है। नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 का सम्मिलित रूप है। तो NH15 थार के मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH31 एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। और वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है उसे क्या कहते हैं? NH7 के नाम से जाना जाता है। ग्रेट दक्कन रोड भी कहते हैं। और ये जो राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। कौन सा राजमार्ग? जो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया है, ग्रैंड ट्रंक रोड। और राज्य राजमार्ग, अगला क्या है? राज्य राजमार्ग है अगला हमारा टॉपिक। तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। ये क्या करती हैं? कौन सी सड़कों को राज्य राजमार्ग कहा जाता है बच्चों? जो राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं वे सड़कें राज्य राजमार्ग के नाम से जानी जाती हैं। और राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में इन सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधीन राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD के अधीन होता है। तो इसका मतलब राज्य राजमार्ग का निर्माण
किस विभाग के अंतर्गत आता है बच्चों? PWD के अंतर्गत आता है। आप लोगों ने देखा होगा रोड पे लिखा रहता है PWD। तो ये राज्य मार्ग क्या करते हैं? राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं। और जिला मार्ग या जिला सड़क किसे कहते हैं? तो ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। जो विभिन्न जिले में प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं उनको जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम जिला सड़क करती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायी जिला परिषद का होता है। और इसके अतिरिक्त अन्य सड़कें भी होती हैं जो गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे इन सड़कों के विकास को प्रोत्साहन मिला है। सीमावर्ती सड़कें या सीमांत सड़कें, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो सीमा क्षेत्र में जो सड़कें बनवाई जाती हैं उसकी देखभाल रख रखाव का कार्य कौन करता है बच्चों? सीमा सड़क बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी। अब है पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। मतलब जो पदार्थ, जिस पदार्थ से सड़कें बनाई जाती हैं उसके आधार पर सड़कें कितने प्रकार की होती हैं। तो पहली है पक्की सड़क। हम सभी परिचित हैं पक्की सड़कों से। आजकल अधिकांशतः जो सड़कें हैं वो पक्की होती हैं। केवल गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए खड़ंजे का प्रयोग किया जाता है, उस पर भी पक्की ईंटें बिछाई गई हैं। तो पक्की सड़कें, ये सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व कोयले की कोल तार से बनाई जाती है, इसलिए ये सड़कें बारहमासी अर्थात सभी मौसम के लिए उपयुक्त होती हैं। और कच्ची सड़कें जो होती हैं वो किससे बनती हैं? मिट्टी से बनती हैं। इन सड़कों का उपयोग सूखे मौसम में किया जाता है। बारिश के मौसम में क्या होता है? मिट्टी की सड़कें जो होती हैं वो कीचड़ युक्त हो जाती हैं, इसलिए आने जाने में परेशानी होती है। और अब है सड़क घनत्व। अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? तो आपने सड़कों के प्रकार के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली। सड़कें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। और ये सड़कें 2 प्रकार की क्यों होती हैं? मटेरियल्स के आधार पर। जो मटेरियल्स इन सड़कों को बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं उसी के आधार पर सड़कों को 2 प्रकार में बांटा गया है, पक्की और कच्ची। तो जो कंक्रीट, सीमेंट और कोल तार से बनती हैं, कोयले के कोल तार से बनती है उसे पक्की, और जो मिट्टी से बनती है उसे कच्ची सड़कों के अंतर्गत रखा जाता है। अब है सड़क घनत्व। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई सड़क घनत्व कहा जाता है, यानी डेंसिटी ऑफ रोड्स। सड़कों का घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 प्रति किलोमीटर 1000 वर्ग किलोमीटर से केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति और 100 वर्ग किलोमीटर तक है। तो ये सारी जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं सारे, वो क्या है? 31 मार्च 2011 के सांख्यिकी गणना के अनुसार हैं, जबकि 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व जो है वह है 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो सड़क घनत्व भारत में अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक है, इसलिए सड़कों पर
जनसंख्या का दबाव भी अधिक है। सड़क परिवहन के समक्ष समस्याएं। सड़क परिवहन के समक्ष कौन कौन सी समस्या है? तो पहली समस्या है बच्चों, आधे से अधिक सड़कों का कच्ची सड़कों के रूप में होना। हमारे यहाँ अभी भी कच्ची सड़कें हैं, ये सड़क परिवहन की सबसे बड़ी समस्या है। और बरसात के समय सड़कों का सीमित उपयोग। जो पक्की सड़कें भी हैं, आप देखेंगे शहर में जरा सा पानी पड़ा नहीं कि सड़क पानी से डूब जाता है। जैसा कि अभी प्रेजेंट टाइम में आप न्यूज़ में देखती होंगी, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहाँ की स्थिति एकदम खस्ता हाल हो जाती है। अगर बारिश हो जाता है तो सड़कों पर घुटने तक पानी भर जा रहा है, तो और क्षेत्रों की तो बात ही छोड़िए। तो बच्चों, बरसात के समय क्या होता है? सड़कों का सीमित उपयोग होता है। शहरी क्षेत्रों की सड़कों का अत्यंत तंग व सकरा होना। कुछ स्थानों पर बने पुल और पुलिया काफ़ी पुराने हैं, जिनके टूटने का खतरा बना रहता है, डर बना रहता है। तो ये सब सड़क परिवहन के समक्ष समस्याएं हैं। और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? तो सड़कों से जुड़ी समस्याओं में सुधार करने के अनेकों उपाय हैं, जैसे सड़कों का विस्तार एवं रखरखाव, देश में उपलब्ध संसाधन एवं विशाल जनसंख्या के आधार पर करना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि देश में पहले से उपलब्ध सड़कें जो जर्जर हो गई हैं, यानी अत्यंत पुरानी हो गई हैं, उनकी मरम्मत की ओर ध्यान देना चाहिए। समय समय पर उनकी मरम्मत होनी चाहिए। किन सड़कों की बच्चों? जो अत्यंत पुरानी है, जैसे जीटी रोड ही मान लीजिए। यह कब बनवाया गया है? मध्यकाल में शेरशाह सूरी द्वारा 16वीं शताब्दी की बनी हुई सड़क है। यह शेरशाह सूरी द्वारा जो सड़क बनवाई गई है जीटी रोड, यह 16वीं शताब्दी में बनवाई गई है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि रोड कितनी पुरानी है। अगर इसकी रखरखाव समय समय पर न किया जाए तो इसकी हालत खस्ता हो जाएगी, यानी जर्जर हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट इसकी रखरखाव की व्यवस्था करती है और यह केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है। तो इसलिए यह सड़क ठीक है, अभी ठीक क्या बहुत ही अच्छी है। और अगली समस्या क्या है? सड़कों पर से गैर कानूनी अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए, जैसा कि आजकल हमारी सरकारें कर रही हैं। सड़कों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, अपने मकान बनवा लिए हैं। आप सभी क्षेत्रों में जहाँ भी निगाह दौड़ाएंगी आप पाएंगे कि जो सड़कें अभी 1-2 साल पहले एकदम तंग थी, वो काफ़ी चौड़ी हो गई हैं। जो सिंगल सड़कें थी वो डबल लेन में हो गई हैं, और जो डबल लेन में थी वो 4 लेन बनाई गई है, 3 लेन बनाई गई है। तो सरकार द्वारा ये क्या किया गया कि जिन लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया था, यानी कब्जा किया था सड़कों पर, उनके भवनों को तोड़ दिया गया। उनकी दुकानें हटानी पड़ी, उन्हें नहीं हटाया जिन लोगों ने, उनको तोड़ दिया गया और सड़कों को चौड़ा किया गया। तो ये अतिक्रमण को हटा करके सड़कों को सुधारा जा सकता है, उनको चौड़ा किया जा सकता है। अगली समस्या जो है उसको कैसे दूर किया जा सकता है कि 2 अलग अलग राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। तो जो रास्ते 2 राज्यों के मध्य पड़ते हैं, 2 राज्यों को जोड़ते हैं, तो उन दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति होनी चाहिए। इसके लिए सड़कों के रखरखाव के लिए ऐसा न हो कि दोनों आपस में भिड़ जाएं कि नहीं ये आपके क्षेत्र में आता है आप इसका रखरखाव करिए, ये आपके क्षेत्र में आता है इसका आप रखरखाव करिए। अगर ऐसा होता है तो सड़कों की स्थिति क्या होगी? खस्ता हाल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, सड़कें बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए जो सड़कें 2 राज्यों के बीच में होती हैं, दोनों राज्यों के बीच
सड़कों की रखरखाव के लिए आपसी सहयोग आवश्यक है और होना चाहिए। इसके लिए केंद्रीय नीति का निर्माण करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सड़क मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, किंतु सड़कों पर जनसंख्या का दबाव भी अधिक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है और सड़कें जो हैं अभी भी हमारे देश में गवर्नमेंट के प्रयास के बावजूद भी हमारे देश में अभी कच्ची सड़कों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। तो उन्हें पक्की सड़कों में परिवर्तित करना चाहिए और सड़क बनाते समय ठेकेदारों को अच्छे मटेरियल्स का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो क्या होती हैं, सड़कें बहुत जल्दी टूटती हैं और सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का डर रहता है। जल भराव की समस्या होती है और बारिश में भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं सड़कों पर। तो ये सब हमें ध्यान देना होगा और यह केवल सरकारी स्तर पर प्रयास से ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास के द्वारा ही इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, इन समस्याओं का निदान हो सकता है, क्योंकि सड़क हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हम प्रतिदिन के क्रियाकलाप सड़कों के माध्यम से ही करते हैं। जैसे हमें किसी वस्तु की आवश्यकता हुई तो हम सड़क मार्ग द्वारा ही जाते हैं। किसी वस्तु को बेचना हो तो सड़क मार्ग द्वारा जाएंगे, किसी वस्तु को लाना हो तो सड़क मार्ग द्वारा, पढ़ने जाना है तो सड़क मार्ग द्वारा जाएंगे, हॉस्पिटल जाना है तो सड़क मार्ग का सहारा लेंगे। सड़कें छोटी छोटी तंग गलियों को भी जोड़ देती हैं, मतलब आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में सड़क मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जहां पर रेल मार्ग या वायु मार्ग नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर सड़क मार्ग आसानी से आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाने में सफल है। तो बच्चों, हमें भी सड़कों के रखरखाव का ध्यान देना चाहिए। जब सड़कें बन रही हों तो हमारा भी उत्तरदायित्व होता है कि हम देखें कि ठेकेदार उसमें कैसा मटेरियल्स मिला रहा है, लगा रहा है, क्योंकि सरकार ने तो उसे पैसा दे दिया। अब सरकार वहाँ देखने आएगी क्या कि सड़कों पर किस तरह का मटेरियल्स प्रयुक्त किया जा रहा है? यह काम किसका है? जनता का है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, सरकार की किसी भी योजना का उचित लाभ जनता नहीं उठा पाएगी। इसलिए हमें जागरूक होना होगा और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सरकारी जो भी योजनाएं सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं, जो भी काम कराए जा रहे हैं, उस पर नज़र रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, तभी किसी भी क्षेत्र की समस्याओं का निदान संभव हो सकेगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा चैप्टर के अंतर्गत सड़क मार्ग के महत्व के विषय में अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग स्थल मार्ग के दूसरे भाग यानी रेल परिवहन के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि स्थल मार्ग का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? सड़क परिवहन, और दूसरा पार्ट रेल परिवहन। रेल परिवहन के विषय में हम लोग फिर अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।
और इसी के साथ ही आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग यह वीडियो देखते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और रेल परिवहन के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।